नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बजे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि कांग्रेस से है। कांग्रेस चुनाव में अध्यक्ष पद के नतीजों से पहले तरूर कैंप के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, चुनाव में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन उससे पहले ही शशि थरूर कैंप गड़बड़ी के आरोपों का बम फोड़ चुका है। चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री को लिखे पत्र में थरूर कैंप की तरफ से वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। थरूर की तरफ से सलमान सोज ने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है, पत्र भेजा है, जिसमें मुख्य आरोप यूपी में पड़े वोटों को लेकर लगाया गया है। वोटों की गिनती को शुरू हुए 2 घंटे का वक्त हो चला है और माना जा रहा है कि 4 बजे तक नतीजों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन इसके पहले वोटिंग में गलत बैलेट बॉक्स इस्तेमाल का आरोप थरूर कैंप की तरफ से मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी गई है। अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पर थरूर पक्ष की आपत्ति, उनकी तरफ से सलमान सोज, उनके चुनावी प्रतिनिधि ने आपत्ति दर्ज कराई है। बोगस वोटिंग को लेकर यह फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया और खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोट का यह पूरा मामला, कांग्रेस में तनाव है और गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। थरूर पक्ष ने, शशि थरूर पक्ष ने मधुसूदन मिस्त्री को इस बाबत पत्र लिखा है कि यूपी में वोटिंग में नहीं थी विश्वसनीयता। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज प्रतिक्रिया क्या है आपको हम पहले सुनवा देते हैं। पहली बात, ये कांग्रेस की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, सबकी जीत है कि हमारे यहां तो चुनाव हो रहा है और वहां भाजपा में कभी आपने चुनाव सुना है? और बहुत ही निष्पक्ष ढंग से कायदे के साथ चुनाव हुआ है और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस में लोकतंत्र जीता है। बहुत ही ऐतिहासिक समय है। हम सभी को गर्व महसूस होता है कि हमने एक इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमने अपने दल के अंदर निर्वाचन का आयोजन किया और साथ ही साथ बहुत ही आभार महसूस करते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति, जिन्होंने कांग्रेस का कमान बहुत ही कठिन समय में संभाला। तो उनके प्रति आभार है और आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी और सशक्त होगी और उदयपुर नव संकल्प शिविर के बाद आप कांग्रेस पार्टी के एक नया रूप धारण होते हुए देख रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक समय में खड़गे जी का, क्योंकि मैं उनके प्रचार समिति का एक सदस्य हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे नए सभापति होने वाले हैं। इलेक्शन प्रोसेस जैसा हुआ, उसमें आपको कुछ है शिकायत कि नहीं? आप कह रहे हैं कि ठीक है? तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट किया है वो मिस्त्री जी के ऑफिस में है। इट इज जैसे मिस्त्री जी ने परसों ही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डॉक्टर थरूर को उन्होंने चिट्ठियां ज्यादा लिखी और अगर उससे बेहतर था वो कैंपेन करते, ज्यादा वोट आते। लेकिन हम आपको कह सकते हैं कि डॉक्टर थरूर के कैंपेन में काफी ऐसे लोग हैं बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं। डॉक्टर थरूर को कोई चिट्ठी लिखने की जरूरत खुद नहीं होती। अच्छा, इसके साथ साथ जो मैं फाइनल क्वेश्चन है, जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है, आपको लगता है बिल्कुल ठीक हुआ, सेट हुआ? इलेक्शन के प्रोसेस में देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑनेस्टली। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सी व्हाटएवर कंप्लेंट्स और issues there, I think they have to share it with the chief election authority or the election authority. There was an impartial election. I don't think any other party has such kind of a system where they can have internal election, internal democracy. That we have shown, that we have done. It was a fantastic campaign by both the candidates. Both of them have tried to enlist their support from different states. Both of them have declared their visions for the party. तो कांग्रेस मुख्यालय का सीधा रुख करते हैं, वहां पर सुप्रिया भारद्वाज की मौजूदगी है। सुप्रिया, चुनाव हो चुके, मतगणना जारी है, लेकिन अभी अध्यक्ष पद का ऐलान हो, अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो, उसके पहले ही गड़बड़ियों का आरोप। कांग्रेस में क्या हलचल, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या देखने को मिल रहा है अभी? देखिए आशुतोष, अंदर जो है काउंटिंग चल रही है और कहा यह जा रहा है कि 1 बजे के आसपास जो है लगभग सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष। दूसरी ओर जो है शशि थरूर खेमे की अगर बात की जाए तो जब से उन्होंने नॉमिनेशन भरा है उसके बाद से वो काफी सारी चिट्ठियां भी लिखते आए हैं, काफी सारी कंप्लेंट्स भी करते आए हैं। ये भी जो चिट्ठी है ये कल शाम को लिखी गई थी। उसके बाद हमारी जब आज सलमान सोज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जो है मुद्दा उठा दिया गया है, उसको अथॉरिटी के
सामने रखा है। उनकी मांग ये थी कि जो अलग अलग स्टेट से जो बैलेट बॉक्सेस आए हैं उनकी अलग अलग काउंटिंग हो और पता चले कि किस स्टेट में कितने लोगों ने जो है वोटिंग किया। इसके साथ स्पेशली यूपी को लेकर उन्होंने क्वेश्चन मार्क्स लगाया था। उन्होंने कहा था कुछ आपत्तियां उन्होंने जताई थी। उसके बाद जो है अब जो है काउंटिंग शुरू हो गई है। सुबह जब हमारी सलमान सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस और शार्पन अप होना चाहिए। इतने सालों बाद पार्टी के अंदर जो है फिर से इलेक्शन हो रहा है, तो जो है कहीं ना कहीं आगे आने वाले इलेक्शंस हैं उसको प्रोसेस को और बेटर किया जाना चाहिए। तो अब जो है सिचुएशन है ये है कि यहाँ पर सिचुएशन को रिजॉल्व कर लिया गया है। जो हमारी सूत्रों से बात हुई है उन्होंने कहा कि रिजॉल्व कर लिया गया और काउंटिंग जो है वो चल रही है और लगभग 1 बजे के आसपास तक जो है ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कौन कौन सी अनियमितता की बात हो रही थी, कौन से फर्जीवाड़े की बात हो रही थी? और क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लम्हा है कांग्रेस पार्टी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए और बाकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा होगा, ये नौबत आ रही है जबकि गांधी परिवार के इतर कोई गैर कांग्रेसी यहां पर अध्यक्ष बनेगा। लेकिन थरूर कैंप की ये जो चिट्ठी है उसमें क्या कुछ मेंशन है आपको हम दर्शकों को पढ़ के बताते हैं और कोटेड भी है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग में नहीं थी विश्वसनीयता, मतपेटी में अनाधिकृत सील का हुआ इस्तेमाल, फर्जीवाड़े का यानी कि ये आरोप है थरूर कैंप की तरफ से। सलमान सोज ने कहा, सुप्रिया भारद्वाज बात भी उनसे कर रही थी, बोल रही थी कि उसमें बहुत कुछ सलमान सोज ने कहा कि अभी चेंजेस की जरूरत है, चिट्ठी जरूर लिखी गई है, लेकिन क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जो ये मतदान हुआ है इसमें फर्जीवाड़ा है? सबसे बड़ी बात यह। तो वोटों की गिनती के बीच कांग्रेस में तनातनी रहेगी। इस बड़ी खबर पर नजर हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हुई थी, फिलहाल आपका शुक्रिया। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो में थी और उन्होंने बहुत कुछ कड़ा, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया रही है पीएम की, आपको हम सुनवाते हैं, देखें आप सुनाएं। इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। हमारी सेनाओं ने भी आगे आकर ये तय किया है कि देश की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा साजो सामान वो देश के भीतर जो बना है उसी को खरीदेंगे। सेनाओं ने मिलकर कई उपकरणों की 2 लिस्ट भी तय की है। उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिर्फ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा और कुछ लिस्ट ऐसी है कि जो अनिवार्य होगा तो बाहर से ली जाएगी। आज मुझे खुशी है, मुझे बताया गया आज कि उन्होंने उसमें 101 और चीजें नई आज जोड़ दी हैं जो सिर्फ भारत में बनी हुई चीजें ली जाएगी। जी हाँ, तो डिफेंस एक्सपो की शुभारंभ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें, डिफेंस एक्सपो में भारत दिखा रहा है देसी हथियारों का दम, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान को आप देख लीजिए, बेचैन है, वो आतंकवाद के बचाव में खड़ा है। जब भी दाऊद इब्राहिम का या फिर हाफिज सईद का नाम सामने आता है, खुलासे की बात होती है, तो पाकिस्तान की बोलती हो जाती है पूरी तरह से बंद। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बताएं, दिल्ली में इंटरपोल की बैठक में शामिल हुए पाकिस्तानी डेलीगेट से जब दाऊद को लेकर सवाल जवाब हुए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बगले झांकने लगे। वाकया कल की है और आप देखिए क्या कुछ हुआ था, पूरा सुने। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? तो सुना आपने, दाऊद का नाम आते ही बोलती बंद। भारत के सबसे बड़े अपराधी के नाम पर पाकिस्तान की जुबान बंद। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. मौका था इंटरपोल की बैठक का, जो इस बार दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। इस बैठक में पाकिस्तानी डेलीगेट्स भी दिल्ली आया हुआ है। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? आज तक संवाददाता ने जब दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से पूछा तो उनकी हवाइयां उड़ने लगी। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल दाऊद इब्राहिम के सवाल पर चुप्पी साध गया। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। सिर्फ भारत का ही नहीं, वो इंसानियत का दुश्मन है। 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। उसके बारे में समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार उसे प्रोटेक्शन दे रही है। इंटरपोल की इस बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से हुई, जिसमें पीएम मोदी ने ट्रांसनेशनल टेररिज्म का जिक्र किया। When threats are global, the response cannot be just local. It is time, and it is high time, that the world comes together to defeat these threats. Friends, India has been combating transnational terrorism for several decades. Long before the world woke up to it, we knew the price of safety and security. Thousands of our people made the ultimate sacrifice in this fight. पाकिस्तान आतंकियों का सबसे महफूज ठिकाना है। दुनिया के मंचों पर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित वही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रोड्यूसर है। न सिर्फ प्रोड्यूसर है, बल्कि वो ग्लोबल एक्सपोर्टर भी है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत में समय समय पर खूनी वारदातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को बताया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ने कैसे मानवता का नुकसान किया। आज तक ब्यूरो। जी हाँ, शामिल होने आए थे इंटरपोल की बैठक में, जिसका मकसद ही है आतंकवाद पर लगाम लगाना और चर्चा करना। लेकिन जब आतंकवादियों और आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो बगले झांकने लगे, बोलती बंद हो गई। देखिए, कश्मीर को अशांत करने की कोशिश लगातार सीमा पार से होती रही है, लेकिन देश में भी मुट्ठी भर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आतंकवाद की पैरोकारी करते रहते हैं। आपको भी पता है, ऐसे ही चेहरे में शामिल है पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान, जिन्हें जम्मू के कठुआ जाने से पुलिस ने रोक दिया। सिमरनजीत सिंह मान खुलकर खालिस्तानी आतंकवादियों की हिमायत करते हैं, परोपकारी करते हैं, और उनके कारनामों को देखते हुए जम्मू पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। देखिए जरा। ये तस्वीर बेहद खतरनाक है। ये खालिस्तान समर्थकों की वो जमात है जो पंजाब में आतंकवाद की आग फिर से भड़काना चाहती है, और इस जमात के अगवा हैं सिमरनजीत सिंह मान। संगरूर से सांसद, पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल, लेकिन असली पहचान खालिस्तान समर्थक की है। सिमरनजीत मान का काफिला कठुआ जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने सीमा पर ही रोक दिया। Request you, sir, that sir, you understand our situation the best, sir, and I just want to request, sir, that we again are not quite happy about again you are sitting here, sir. I just want to request you, sir, that please, sir, please cooperate, sir, and please, sir, my humble request, sir. पुलिस के अधिकारियों ने सिमरनजीत मान को काफी समझाया बुझाया, काफी गुजारिश की। पुलिस को अंदेशा था कि सिमरनजीत सिंह के कार्यक्रम से माहौल खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर की मुश्किलें खड़ी होंगी, और सबसे बड़ा खतरा कि खालिस्तान समर्थक जमात के आने से आतंक के खिलाफ मिशन पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन पुलिस के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। जे मैं चीन च बाय रोड जाना, उत्थे तां जायज़ है, वो मेरा पासपोर्ट देखणगे ते जा लैण देणगे। पाकिस्तान दे विच मैनूं पासपोर्ट भी नहीं लैण दी लोड़ हैगी, क्योंकि मैं मैंबर पार्लीमेंट हाँ। पाकिस्तान च मैं सीधा जा सकदा, पर अपने मुल्क दे विच नहीं जा सकदा। ये तो बड़ी अजीब गल है। सिमरनजीत सिंह मान और उनके समर्थक कठुआ जाने पर अड़े हैं, अदालत तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इरादों को देखते हुए पुलिस भी डटी है।
सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। खबरों में बात आगे करेंगे समाजवादी पार्टी की, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से पीएफआई का बचाव किया है। शफीकुर रहमान ने कहा है कि पीएफआई के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, जबकि आरएसएस खुलेआम नफरत फैला रहा है, लेकिन उस पर किसी तरह बैन नहीं है। क्या कुछ कहना है आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन हंगामा शुरू हो गया है। ना तो मैंने कभी उनकी शिकायत सुनी, ना उनके किरदार से या उनके काम से मुझे पता चला कि वो ये काम कर रहे हैं। जी, ये तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूंकि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है, उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया, तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इस मुल्क के हैं और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैंड नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, जाति करना, उनके साथ, ये उनका काम है। और इन्होंने धर्म संसद बनाई थी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए, और ये सारी बातें इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है मुल्क के अंदर, जिससे नफरत बढ़ती है और हालात ख़राब होते हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट का बैन नहीं लगा इन पर। शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर बिहार से। जी हां, बिहार के किशनगंज में एक प्रश्न पत्र को लेकर खड़े हुए विवाद की बिहार शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकारी स्कूल के लिए स्थापित कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि 5 देशों चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत के लोगों को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, फिर से पढ़ रहा हूं। 5 देश चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत के लोगों को क्या कहा जाता है। पूरा मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा है कि घोर निंदनीय और महागठबंधन के तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने का प्रयास है और ये अपने आप में ये गड़बड़ी नहीं है, एक तरह से जुर्म है। और देखिए, किशनगंज में कश्मीर को लेकर सवाल पर यह विवाद है, उसको देश बता दिया गया है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। क्लास 7 के प्रश्न पत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति। सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं, उनका नापाक गठजोड़ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार सरकार कश्मीर को देश मानती है, अलग राज्य नहीं है भारत का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, और इस पर एमआईएम नेता प्रतिक्रिया उनकी क्या है आपको हम सुनवा देते हैं। पहले गवर्नमेंट स्कूल में जो क्लास 7 के इंग्लिश विषय में जो सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में जो कंट्रीज दिया गया है उसमें कई कंट्रीज का नाम है, साथ में कश्मीर को भी जोड़ा गया है। 2-3 मामला समझ में आता है मेरे हिसाब से। या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या जो पदाधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, इससे जानना पड़ेगा कि वो किस इंटेंशन से किए हैं। अगर उनसे ये भूल चूक हो गया है तो उसको सुधार दिया जाए, अगर उनसे ये जानबूझ के हुआ है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसमें सरकार का कहीं रोल हमको नहीं समझ में आता है और इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग सब कोई मिल के रहते हैं। किसी से कोई गलती हुई तो उसको उस गलती को भी समझना चाहिए, उनसे इस कारण पूछना चाहिए, और अगर ये वाकई में गलती है तो फिर हम लोग को मिलकर उसको सुधारना चाहिए, चीज़ को अच्छा करना। इसमें राजनीति कहीं से नहीं होनी चाहिए। और अब बात गुजरात की सियासत की करते हैं, जिसमें अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी सीबीआई की छापेमारी का मुद्दा बनाकर गुजरात की सियासत में उतरी है, जहां मनीष सिसोदिया ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मौसम चुनावी हो तो हर एक्शन मुद्दा बन जाता है, हर बात सियासी रंग में रंग जाती है।
और इसी की एक किस्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से जारी की गई है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करेगी, हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। कि आप किस चक्कर में पड़े हो, ये एफआईआर ये तो सब आपको लंबी चलेंगी, आप छोड़ दीजिए। अब मेरे करेंगे आप किन लोगों ने ये किया? अब वहाँ इतने सारे मैं तो किसी को जानता नहीं, वहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर में कौन कौन है वो तो ये लोग बताएंगे इन्होंने किसको वो काम दे रखा है। दिल्ली में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ की तो गुजरात में सिसोदिया की एंट्री इसी मुद्दे के साथ हुई, जहां वो घूम कर सीबीआई की कहानी बताने लगे। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के ऊपर जब विशुद्ध राजनीति का आरोप लगाए गए तो सीबीआई को भी बयान जारी करना पड़ा। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया से सिर्फ एफआईआर में दर्ज आरोपों और बरामद सबूतों पर पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया के बयानों को सत्यापित किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। मनीष सिसोदिया के आरोपों का सीबीआई पुरजोर तरीके से खंडन करती है। मामले की जांच आगे भी कानून के मुताबिक जारी रहेगी। तो फिर क्या था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता इस जंग में कूद गए। देखिए, आज तक आपने विश्व में कभी किसी भ्रष्टाचारी को सुना है कि वो इंट्रोगेशन के बाद बाहर आता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी था, मुझसे गलती हो गई? वो यही सब कहता है। और देखिए, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन। ऑपरेशन लोटस कर करके ही ये लोग सरकार को गिराते तोड़ते हैं। क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र में, क्या किया अरुणाचल में, क्या किया आसाम में, क्या किया बंगाल में। ऐसे तमाम नेता जिन पे सीबीआई की जांच चल रही थी उनको तोड़ा, उनको अपनी पार्टी में लाए। तो इसका सीबीआई का, ईडी का, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। वही बात मनीष सिसोदिया ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा पहुंचे बच्चों के बीच, क्लासरूम में जाकर उनके बीच बैठ गए। देखिए जरा तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर गांधीनगर से। गांधीनगर के स्कूल में बच्चों के बीच प्रधानमंत्री, और गुजरात के अडालज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन का भी उद्घाटन करने पहुंचे हैं। और इस दौरान बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आ गई जहां पीएम बच्चों के बीच भी बैठे हैं। और गोपी घागर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। गोपी, अभी किस स्कूल में कहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री? बड़ी एक दिलचस्प और अच्छी तस्वीर सामने आ रही है जहां बच्चों के बीच पीएम की मौजूदगी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, प्रधानमंत्री गांधीनगर के जो अदालत में आया हुआ त्रिमंदिर है, उसका जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वहां पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ की जो तस्वीर है वो उनकी सामने आई है। बेहद दिलचस्प ये तस्वीर है। जब भी प्रधानमंत्री बच्चों को देखते हैं तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो होती है वो हमारे सामने आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, मानो बच्चे जो है वो उनको पढ़ा रहे हैं। इस तरीके की जो तस्वीर है वो सबके सामने आई है। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद दिलचस्प होती है क्योंकि प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ अपना ही एक अलग लगाव रहता है जब वो स्कूल में जाते हैं। यहाँ पे और गोपी, चूंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है, और अक्सर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहते हैं वो अपने स्कूल को प्रमोट करते हैं, शिक्षा को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, मॉडल को, स्मार्ट क्लासेस को लेकर। तो प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हुए हैं बच्चों के बीच, गुजरात में तो ये स्मार्ट क्लास के जरिए ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक संदेश तो नहीं कहीं आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो करते हैं वो हर किसी के लिए संदेश होता है। और यही वजह है कि वो खुल के नहीं कहते, वो अपने मन से हमला नहीं करेंगे। वो जो काम करते हैं, वो जो चीजें लोगों को दिखाते हैं, वो सच्चाई होती है। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीर ये उसी सच्चाई को बयां कर रही है कि गुजरात की जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी है ये उसे बयां कर रही है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री बच्चों के साथ बैठे हुए, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर रहती है कि हम इतने स्कूल बनाएंगे। कल मनीष सिसोदिया आए थे तो ये बात कह रहे थे कि हम सरकारी स्कूल बनाएंगे, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे।
लेकिन ये एक संदेश देने की कोशिश है कि गुजरात में ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेहतरीन स्कूल है, वो पहले से ही अवेलेबल है और यहाँ पे बच्चे इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सीधा सीधा एक संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल, और बच्चों के बीच उनकी मौजूदगी और बातचीत भी कर रहे हैं और बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे होंगे, टीचर्स भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच अगर मौजूद होते हैं तो ये उनके लिए बहुत एक मोटिवेट करने का काम है। इससे बेहतर क्या हो सकता है देश के नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए? गोपी। बिल्कुल आशुतोष, देखिए ये देश के लिए और खास करके जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल रहता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी बात होती है, और शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री मंच पे पहुंच गए हैं, मंच पर भी वो कुछ ऐसी बात कहेंगे जो बच्चों के लिए काफी इंस्पिरेशन देने वाली बात हो। और प्रधानमंत्री जब बच्चों के बीच पहुंचे, आप देख सकते हैं कि विजुअल में भी किस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्मार्ट क्लास के जरिए समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और सवाल दर्शकों को जवाब दे दीजिए। जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन का उद्घाटन किया है, दरअसल ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन है क्या? इसके तहत क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या काम है? बिल्कुल, इसके तहत ये एक पूरा प्रोजेक्ट है जो 3000 करोड़ से ज्यादा की लागत का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जितनी भी गुजरात की स्कूलें हैं उनको स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करने का जो प्रोजेक्ट है वो पहले से ही शुरू हो चुका है। कई ऐसी स्कूलें हैं, कई डिस्ट्रिक्ट की ऐसी स्कूलें हैं जो पहले से स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट हो चुकी है, और उसी में से एक जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री ने विजिट की है। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को दर्शकों तक और हम तक साझा करने के लिए, तस्वीर पहुंचाने के लिए। गोपी गांगर आपका। तो बच्चों के बीच क्लासरूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कहा जाता है कि हर एक तस्वीर बोलती है, तो ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। और डिफेंस एक्सपो के बाद अब बच्चों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी देखिए। क्लासरूम में जो हमारी छात्राएं हैं, छात्र हैं, देश के जो भविष्य हैं, उनके बीच गांधीनगर में पीएम हैं। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो, सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो की शुरुआत कर दी, शुभारंभ कर दिया। इस बीच जनरल, आर्मी, थल सेना अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं? में तीनों सेनाओं को लेकर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस डिफेंस एक्सपो के दौरान सेना स्वदेशी अगर इक्विपमेंट की बात करें, किस तरह की इक्विपमेंट देख रही है, क्या फोकस एरिया है आपका? देखिए, डिफेंस एक्सपो के दौरान हमारे 3-4 मेन उद्देश्य है। सबसे पहला कि ये एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, जब आप भारतीय सेना का आगे जाते हुए क्या विजन है और हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हम इंडस्ट्री को बताना चाहते हैं। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, ये और एक मौका है जहाँ पर हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ या नीश टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में अवेलेबल है, उनको किस तरह से हम प्रैक्टिस में लाए या कैसे इम्प्लीमेंट करें। तीसरा, R&D के क्षेत्र में खास करके ये अच्छा मौका है जब R&D लोग जो R&D में इन्वॉल्व है और साथ में सेना, हम दोनों आपस में बातचीत करके उसमें जो कॉमन ग्राउंड है, क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इन तीनों चीज़ों के अलावा एक और अहम मुद्दा है जो कि सिनर्जी, डिफेंस इंडस्ट्री और सेना के बीच में किस तरह से हम सिनर्जी और अच्छी ले पाए, कैसे कोऑर्डिनेट कर पाए, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को कैसे जान पाए। तो ये भी हम इस 2-3 दिन के दौरान अचीव करना चाहेंगे। और अंत में, जैसे आपने आज सुना, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी इस डेफ एक्सपो के साथ साथ चल रहा है। तो मेरी समझ में ये अच्छा मौका है हमारे को डिफेंस कोऑपरेशन बाकी देशों के साथ, खास करके अफ्रीका के देशों के साथ, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट या डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, वो भी इस डेफ एक्सपो के ज़रिए प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी मेरी समझ में एक अच्छा मौका है ताकि वो भी उसमें भाग ले सके। ऐसे कौन से उपकरण हैं या फ्यूचर के हथियार हैं जो सेना मेक इन इंडिया के जरिए या हमारी लोकल इंडस्ट्री से लेना चाहती है? तो इसको मैं 2 हिस्सों में बताऊंगा। एक तो है जो हमारी कन्वेंशनल लड़ाई या कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए जो हमको कैपेबिलिटी ज़रूरत है, जिसमें कि आर्टिलरी गन्स है,
कोई एयर डिफेंस गन्स है, हमारे स्मॉल आर्म्स एमुनेशन, तो ये हम एक कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं। और दूसरी कैपेबिलिटी है जो कि ग्रे जोन वॉरफेयर, ग्रे जोन में हम किस तरह से एक इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट कर पाए, उसके लिए एक अलग तरीके की कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड है, जिसमें कि आपके पास अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स है, ड्रोन सिस्टम्स है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है, जो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के जरिए जो आता है वो भी नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लीजिए, मशीन लर्निंग, ये सब ग्रे जोन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज़ है उसके लिए हमको हमारी ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि डेफ एक्सपो के दौरान डिफेंस इंडस्ट्री के साथ इन तीनों 2-3 इलाकों में हम उनसे कोऑर्डिनेट करें और अच्छे नतीजे पाएं। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि जो फ्यूचर की लड़ाइयाँ होंगी, जो जंग होंगी, ऑपरेशन होंगे, उन्हें हमें वो स्वदेशी हमारे जो मेक इन इंडिया वेपन हों उनके जरिए ही हमें लड़ना चाहिए या उनसे लड़ाई होगी। आप क्या सोचते हैं किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी? नहीं, ये ज़रूरी है और सबसे अहम मुद्दा है कि यदि हम इंडिजिनस वेपन्स या इंडिजिनस इक्विपमेंट के साथ लड़े, यदि हमारे जवानों के हाथों में ये इंडिजिनस इक्विपमेंट है, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा स्फूर्तिदायक, एक भरोसादायक और एक बड़ी बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट आवर सोल्जर्स विल हैव इंडिजिनस इक्विपमेंट, और उसी दिशा में हम आगे कार्यरत हैं। इसके और 2-3 फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि हमारी ऑपरेशनल कंडीशंस हमारी टेरेन के लिए है, वो हम बड़ी आसानी से हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को समझा सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं। दूसरी बात है नई टेक्नोलॉजी को लीवरेज करना, वो किस तरह से, ये मुझे लगता है स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा मौका है कि किस तरह से आप नई टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके सेना को और सेना की काबिलियत को आगे बढ़ाने में मदद दें। तीसरा, क्योंकि ये सब इंडिजिनस होगा, इनका सर्विस सपोर्ट, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस उतना ही आसान होगा। और ये जैसे अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें बड़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट एक हमने सीख मिली है कि हमको डिफेंस इक्विपमेंट, एमुनिशन के बारे में हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कम से कम बाहर की या इस पे हमारी निर्भरता तकरीबन ना के बराबर हो। बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार छोटी दीपावली भगवान राम की नगरी अयोध्या में मनाने जा रहे हैं और पीएम मोदी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जय श्री राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। अब की बार छोटी दिवाली पर राम भक्त नरेंद्र मोदी अयोध्या पधार रहे हैं। जी हां, वही राम भक्त नरेंद्र मोदी जिनको पूरा देश अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनवाने का श्रेय देता है।
5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी और अब 23 अक्टूबर को दिवाली के दीप अयोध्या में प्रज्वलित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपनी गति पर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भरोसा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भव्य राम मंदिर में रामलला को जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्थापित कर श्रद्धालुओं के लिए रामलला का दर्शन शुरू करवा दिया जाएगा। इस घड़ी का इंतजार हर राम भक्त को है और इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी छोटी दिवाली अयोध्या में मनाने का फैसला किया है। अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 4 घंटा इस बार दीप महोत्सव में साथ रहेंगे। साधु संतों में अपार उत्साह है। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का अवलोकन करेंगे। 5:40 पर श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे। 6:30 बजे सरयू जी के नए घाट पर आरती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 6:40 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। अयोध्या में इस बार छठा दीपोत्सव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, न सिर्फ दियों की संख्या के लिहाज से, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा और 17 लाख दियों की तैयारी के साथ में कवायद होगी एक नया कीर्तिमान बनाने की, बल्कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घाट पर मौजूदगी भी रहेगी, जहां पर इन असंख्य दियों की रोशनी की जगमगाहट के बीच में रामलला का दर्शन होगा। रामलला की किंवदंतियों के बीच में उनके कहानियों को गाया जाएगा और एक अद्भुत नजारा इस राम की पैड़ी पर होगा। अयोध्या में पीएम मोदी के आगमन से पहले छठे दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इस दफा दीपोत्सव पर 15 लाख से अधिक दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पिछले साल अयोध्या में 9,41,551 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। अयोध्या में साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी। पूरी अयोध्या को छोटी दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी के आने का शिद्दत से इंतजार है। हम लोग तो रोज इंतजार करते हैं, जैसे सेवरी भगवान राम का रोज इंतजार करती थी, वैसे हम सारे कार्यकर्ता इंतजार करते रहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री के कारण आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वह यहाँ आए, हम उनका भव्य स्वागत कर सकते। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए अभी तक 14 लाख दिए पहुंचा दिए गए हैं। अयोध्या की सड़कों की सजावट भी तेजी से की जा रही है। अब बस इंतजार है तो राम भक्त मोदी का दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनने का। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक।